Hello, good afternoon, students. Hello, good afternoon, students. Hello, good afternoon, students. गुड आफ्टरनून बेटा। आज हमारी सीईटी की बैच है ना। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन टॉपिक शुरू किया था हमने। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस कर रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने एक एक पार्ट डिस्कस करते हुए पीसीटी तक आ गए थे हम, लेकिन एक बार मैं ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को रिवाइज कर दूं। तो नेफ्रॉन जो होता है, कंप्लीट नेफ्रॉन, उसकी लेंथ होती है 4 से 6 सेंटीमीटर, थिन वॉल्ड होता है। रीनल ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलस ऐसे दो मेन पार्ट्स होते हैं। उसमें ग्लोमेरुलस, पहले ग्लोमेरुलस के बारे में। ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये बंच ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज है जो बोमन्स कप में ये रहता है ये बंच। और उसके जो ये एक्चुअली रीनल आर्टेरी जो है उसके ब्रांचेस है। यस, एफरेंट आर्टेरियोल है ना। रीनल आर्टेरी होती है, रीनल आर्टेरी की जो ब्रांच है वो होती है यस आर्टेरियोल। आर्टेरी की ब्रांच आर्टेरियोल, ये देखा हमने, आर्टेरियोल होता है। और ये रीन आर्टेरियोल जो है ये कप में एंटर करता है ना। ये कप में एंटर करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यस एफरेंट, है ना, एफरेंट, है ना। तो कप में एंटर करने वाला है, हेंस दिस इज कॉल्ड एज एन एफरेंट। इसको एफरेंट बोलते हैं, कप में एंटर करता है इसलिए एफरेंट, ठीक है। तो ये हुआ एफरेंट आर्टेरियोल, है ना, ये हुआ एफरेंट आर्टेरियोल। रीनल आर्टेरी की एक ब्रांच आर्टेरियोल वो एंटर करता है यस कप के अंदर। बोमन्स कप के बोमन्स कैप्सूल का जो कप है उसके अंदर की जो कैविटी है उस कैविटी में ये एंटर करता है। तो इसे हम बोलते हैं यस विच वन, एफरेंट। क्या बोलते हैं? यस, एफरेंट आर्टेरियोल। इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। और ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, ये एफरेंट आर्टेरियोल कप में एंटर होने के बाद फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होता है ना। ये फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होता है और उसका एक नेटवर्क अंदर के अंदर बनता है पूरा कंप्लीट यहाँ। और उस नेटवर्क को ही हम बोलते हैं यस ग्लोमेरुलस। एक्चुअली उस नेटवर्क को ही हम क्या बोलते हैं? यस ग्लोमेरुलस बोलते हैं। दैट नेटवर्क इटसेल्फ इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, है ना। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जितना अच्छा हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझेगा उतना ही अच्छा हमें मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस समझेगी, ठीक है। इस प्रकार से ग्लोमेरुलस जो है वो बंच ऑफ फाइन कैपिलरीज है ना। फाइन कैपिलरीज का बंच है। किसके ब्रांचेस है ये फाइन कैपिलरीज? एफरेंट आर्टेरियोल के ब्रांचेस है। खुद एफरेंट आर्टेरियोल किसकी ब्रांच है? यस, रीनल आर्टेरी की ब्रांच है, रीनल आर्टेरी की ब्रांच है। तो इस प्रकार से yes, a small terminal branch of renal artery called as afferent arteriole enters the cup cavity and undergoes extensive fine branching to form a network of several capillaries, and this bunch is called as glomerulus. उसी bunch को हम क्या कहते हैं? glomerulus कहते हैं। Now capillary wall is yes fenestrated. How? I will explain later on. Then yes, all the capillaries reunite and form इफरेंट आर्टेरियोल। सभी कैपिलरीज फिर से दोबारा से रीयूनाइट हुए और रीयूनाइट होने के बाद एक कॉमन ब्लड वेसल बनी जिसको हम नाम दे रहे हैं यस इफरेंट। इफरेंट तो कप में एंटर करने वाली एफरेंट और कप से बाहर निकलने वाली इफरेंट ब्लड वेसल होती है, उसे हम एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं।
ठीक है. So all the capillaries reunite again and yes form an efferent arteriole that leave यानी छोड़ना, that leaves the cup cavity, है ना. Diameter of afferent is greater than efferent arteriole, ये भी मैंने बताया. देखो afferent का diameter देखो क्या है और efferent का diameter देखो क्या है. तो yes diameter of an afferent arteriole is always more than that of the efferent arteriole. और ऐसा purposefully किया गया है. क्यों किया गया है ऐसा, डायमीटर में डिफरेंस क्यों रखा गया है, नेचर ने क्यों रखा है ऐसा डिफरेंस? यस, टू क्रिएट हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना, टू क्रिएट हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. अब इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या रोल है, ये हमें कब समझेगा, जब हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन क्वेश्चन लेंगे तब, है ना, वो टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तब. तो टू क्रिएट हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, yes there is a difference between afferent and yes efferent arteriole, है ना, regarding their diameter. तो diameter के कंसर्न में ये जो difference है, so diameter of afferent is always greater than the efferent arteriole to create a high hydrostatic pressure in the glomerulus, and it is important during which function of the yes urine formation mechanism, yes ultrafiltration. हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अबाउट द अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस. सो अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में हम बाद में डिटेल में लेंगे. देन दिस वाज ऑल अबाउट द ग्लोमेरुलस एंड नाउ अबाउट द बोमेन्स कैप्सूल, है ना. अब बोमन्स कैप्सूल के बारे में. अब ये बोमन्स कैप्सूल जो है, यस इट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, दिख रहा है आपको, कप लाइक स्ट्रक्चर है. यस हैविंग डबल वॉल यानी ये आउटर वॉल है, यस और ये इनर वॉल है ना, आउटर वॉल और इनर वॉल, इसलिए बोला गया है डबल वॉल. सो बोमन्स कैप्सूल इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर हैविंग डबल वॉल, बोथ द वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना. तो बोमन्स कप हेडिंग डाल देती हूं, बोमन्स कप और बोमन्स कैप्सूल किस चीज का बना हुआ है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम, ये अच्छे से ध्यान में रखना होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है. जो डबल वॉल्ड कप, यस बोथ द वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, आउटर वॉल इज कॉल्ड एज पराइटल, आउटर वॉल को बोलेंगे यस पराइटल, outer wall is called as parietal and inner wall is called as visceral wall, है ना. इनर वॉल को विजरल वॉल और आउटर वॉल को कहेंगे parietal wall. So yes there is a space between, है ना, these two layers, मीन्स parietal layer and visceral layer के बीच में स्पेस है और उस स्पेस को कहा जाता है yes यूरिनरी स्पेस या फिर कैप्सुलर स्पेस. ये है yes यूरिनरी स्पेस और यूरिनरी स्पेस और यस कैप्सुलर स्पेस, यूरिनरी स्पेस और कैप्सुलर स्पेस. तो ये जो स्पेस है दो लेयर्स के बीच की, है ना, दो लेयर्स के बीच की ये जो स्पेस है उसे यूरिनल स्पेस या कैप्सुलर स्पेस कहा जाता है. विजरल वॉल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वैमस सेल्स कॉल्ड एज पोडोसाइट्स, है ना. तो विजरल वॉल पे वैसे तो पूरी की पूरी लेयर किस इसकी बनी हुई है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है, मैं ड्रॉ कर रही हूं अभी, ये पूरी स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर है ना, पूरी है कंप्लीट, विजरल में भी और पैराइटल में भी. लेकिन विजरल से कंसर्न कुछ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स जो है वो अपने आप को और ज्यादा मॉडिफाई करते हैं, और ये जो थोड़ा ज्यादा मॉडिफाई किए हुए जो सेल्स है, ज्यादा मॉडिफिकेशन अपना जिन्होंने किया है, ज्यादा स्पेशल बने हुए वन कैन से वो जो सेल्स है उन्हें नाम मिलता है यस पोडोसाइट्स, उनको हम नाम देंगे यस पोडोसाइट्स. यहाँ मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ उन्हें, तो ये जो मैं ग्रीन कलर से सेल्स ड्रॉ कर रही हूँ ये सेल्स है ये स्पोरोसाइट्स. दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स, है ना, और स्पेशलाइज है इसलिए मैंने कलर चेंज किया, अदरवाइज वो भी स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स ही है, लेकिन उन्होंने अपने आप को थोड़ा और ज्यादा चेंज किया है और ज्यादा मॉडिफाई किया है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में अच्छे से असिस्ट करने के लिए. ठीक है, और बाकी जगह में पूरी अपने नॉर्मल सिंपल एपिथेलियल सेल्स जो है वही रहेंगे, क्योंकि हमने बोला है कि सम ऑफ द yes squamous epithelial cells they modify themselves, they specialize themselves yes to perform the yes function of
ultrafiltration very efficiently, and these specialized cells are given the name podocytes. इनको क्या नाम दिया गया है? Yes, podocytes. पोडोसाइट नाम दिया गया है, पोडोसाइट। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो विजरल लेयर जो है, अंदर की लेयर, यानी कि उसके सभी सेल्स नहीं, सम ऑफ द सेल्स ओनली, है ना, सम ऑफ द सेल्स ओनली, दे बिकम हाईली स्पेशलाइज्ड, गेट मॉडिफाइड टू असिस्ट द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, which is one of the sub step in a urine formation process. Yes, and their name is podocytes. वो कौन से सेल्स है? पोडोसाइट सेल्स है। So outer wall is the parietal, inner wall is the visceral wall, space between them is the capsular space or urinary space, and yes, some of the cells of visceral layer, they modify themselves into a specialized structure called as podocytes, having a foot-like pedicel, and these podocytes are in close contact with the walls of the capillaries of glomerulus. देखो, some green part has been penetrated in the cup region. देखो, ग्रीन सेल्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं उसमें कुछ ग्रीन पार्ट जो है वो आपको कप रीजन में पेनिट्रेट होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज को, है ना, कैपिलरीज के संपर्क में रहते हैं। कौन? यस, पोडोसाइट्स। कौन रहते हैं संपर्क में? पोडोसाइट्स रहते हैं। वही दिया हुआ है यहाँ इस पैरा के लास्ट लाइन में। These podocytes are in close contact with the walls of capillaries of glomerulus. Then, yes, there are small slits called as filtration slits in between the adjacent podocytes. अब adjacent podocytes के बीच में ये जो जगह छूटी हुई है, ये देखो मैं डार्क रेड कलर दे रही हूँ उनको, तो ये जो जगह छूटी हुई है उन्हें कहते हैं यस फिल्ट्रेशन स्लिट। ये क्वेश्चन पिछली बार वाइवा में एक्सटर्नल ने पूछा था, अच्छे बच्चों को, 95 अबव के बच्चों को ये क्वेश्चन पूछा था और बोला था कि जो आंसर देगा उसको मैं आउट ऑफ मार्क दूंगी, ऐसा बोला था। तो यस, ये जो मैंने अभी डार्क रेड कलर के एरियाज किए हैं इन्हें कहते हैं यस फिल्ट्रेशन स्लिट्स। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट्स। Yes, filtration slits कहते हैं। So the podocytes are in close contact with the walls of the capillaries of glomerulus. There are small slits called as filtration slits in between the adjacent podocytes. Parietal wall is thin, consisting of simple squamous epithelium, and it continues into neck. The wall of the neck is made up of ciliated epithelium. Lumen of neck is called as urinary pole, है ना। उसके लिए हम थोड़ा सा पेज ये करते हैं और एक नई मैं रफ डायग्राम निकाल लेती हूँ बोमन्स कैप्सूल की, क्योंकि एक ही डायग्राम में बहुत सारी चीजें अगर समझाने जाएंगे तो फिर वहां पूरी, है ना, ये हो जाएंगी। तो क्या बोला है इन्होंने कि ये जो ये है सेल्स है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है, ये कंटिन्यू होते हैं कहाँ? कौन से रीजन में? नेक रीजन। ये कौन सा रीजन है? ये दिस इज द नेक रीजन। इसको हमने नेक रीजन नाम दिया हुआ है। तो ये नेक पोर्शन जो है इसमें स्क्वैमस एपिथेलियल लेयर जो है वो कंटिन्यू होती है एक्चुअली, है ना। और एंड द वॉल ऑफ द नेक इज मेड अप ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम, है ना। कौन से सेल से बने हुए हैं ये? यस, सिलिएटेड एपिथेलियम सेल से बने हुए हैं ये। दिस इज द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स यहाँ ड्रॉ किए हैं। एक्चुअली ये सिलिया बारीक ड्रॉ करने होते हैं, लेकिन पेन का जितना ये है उस हिसाब से निकलेंगे ये। सो दिस इज द सिलिएटेड एपिथेलियल लेयर। मैं तो ऐसे ही ड्रॉ करती हूँ जनरली, ताकि वो सिलिया समझ में आए बच्चों के। और यहाँ की जो स्पेस है, जैसे इस स्पेस को हमने कैप्सुलर स्पेस बोला था, बराबर है। कौन सी है कैप्सुलर स्पेस? पैराइटल और विजरल के बीच की जो स्पेस है उसे हमने कैप्सुलर स्पेस बोला था। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो नेक के अंदर, गर्दन के अंदर की जो स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस, यूरिनरी पोल। यूरिनरी पोल। तो यूरिनरी पोल को अभी मैं एक अलग अलग कलर से ये करती हूँ। ये यूरिनरी पोल है जो मैं अभी कलर कर रही हूँ। ये जो स्पेस है ये स्पेस है यस यूरिनरी पोल। यूरिनरी पोल स्पेस है ये। तो नेक रीजन की जो स्पेस है वो होती है यस यूरिनरी पोल स्पेस, है ना। और ये जो ऊपर है ना, ये जो ये है यूरिनरी सॉरी कैप्सुलर स्पेस या फिर यूरिनरी स्पेस। ये ग्रीन कलर से जो कर रही हूँ, है ना, तो ग्रीन कलर से जो कर रही हूँ वो है यस कैप्सुलर स्पेस और यूरिनरी स्पेस। क्यों उसे यूरिनरी स्पेस बोलते हैं? क्योंकि पहली बार प्राइमरी यूरिन यहीं पे जमा होता है ना।
पहली बार प्राइमरी यूरिन जो है वो इसी स्पेस में जमा होता है, इसलिए यस कैप्सुलर स्पेस और यूरिनरी स्पेस। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस ये हमने पहले पढ़ाया हुआ है पोर्शन, लेकिन यस एक बार रिवाइज करना जरूरी था क्योंकि 3 दिन के बीच में गैप चली गई है ना। तो the wall of the neck is made up of ciliated epithelium. Lumen of the neck is called as urinary pole. Neck leads to the proximal convoluted tubule. तो यही नेक आगे जाके क्या बन जाती है? यस पीसीटी। अब यहाँ नेक खत्म हुई और यहाँ पीसीटी का एरिया शुरू हुआ। दिखने में बाहर से तो सेम ही लगता है, लेकिन अंदर क्योंकि अलग अलग प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करने हैं और उस हिसाब से अंदर जो स्पेशलाइज सेल्स होंगे वो अलग होंगे। तो ये जो मैंने कॉइल्ड पार्ट अभी ड्रॉ किया है, ये कॉइल्ड पार्ट कौन सा है? यस पीसीटी है, पीसीटी है। तो देखो एरिया बाहर से तो कंप्लीट पाइप लगता है, लेकिन अंदर से कैसे है? फंक्शनली है ना, ये एरियाज अलग अलग है। इसलिए नेक में क्योंकि सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स है, इसलिए वो रीजन को नया नाम मिला, नेक नाम मिला। ऊपर जो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स है। उसके बाद अब पीसीटी का भी मतलब, इसका मतलब हुआ कि पीसीटी जो कॉइल्ड एरिया है ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एरिया जो है, तो ये कॉइल्ड एरिया, इसका मतलब हुआ कि नेक खत्म हुई यहाँ समझो, और यहाँ से शुरू हुआ समझो पीसीटी, है ना। पीसीटी यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ नेक खत्म हो गई, है ना। तो पीसीटी इसका मतलब कि इस एरिया में इंटरनली कुछ तो नया है, कुछ तो अलग है ना, कुछ तो अलग है। क्योंकि जो काम नेक और यूरिनरी कैप्सूल में करना है, बोमन्स कप में करना है, वही सेम काम पीसीटी में नहीं करना है। हो सकता है पीसीटी में कोई अलग काम परफॉर्म करना हो, है ना। तो उस हिसाब से देखते हैं व्हाट इज देयर। सो पीसीटी के लिए और एक बार एक डायग्राम निकालनी पड़ेगी, और एक डायग्राम में कॉइल की सिर्फ उसमें कॉइल निकालती हूँ, बाकी कुछ नहीं, है ना। बस पीसीटी की कॉइल निकाल लेती हूँ, है ना। तो ये मैंने पीसीटी की कॉइल निकाल ली है, बस ड्रॉ की है। इट इज हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है। अगर उतना ज्यादा कॉइल्ड निकाल के समझाने जाऊं तो समझेगा नहीं, इसलिए मैंने थोड़े दूर दूर निकाले हैं कॉइल है, बट एक्चुअली इट इज अ हाईली कॉइल्ड एरिया। सो proximal convoluted tubule is the long form of PCT and it is highly coiled part of nephron. It is lined by cuboidal cells with brush border, है ना, cuboidal cells with brush border। तो ये कैसे ड्रॉ करना है? क्यूबॉइडल सेल्स विथ ब्रश बॉर्डर, ये मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ अभी। ये क्यूबॉइडल, तो क्यूब तो मालूम है सभी को, अपने आइस क्यूब जो होते हैं। ये हुए। इनको इनका इनका न्यूक्लियस दे दो। क्यूबॉइडल सेल्स है विथ ब्रश बॉर्डर, यानी कि माइक्रोविलाई, माइक्रो यानी बहुत बारीक बारीक, विलाई यानी हेयर लाइक एक्सटेंशंस। ये ड्रॉ किए मैंने अभी, सभी को एट ए टाइम हेयर लाइक एक्सटेंशन ड्रॉ कर लिए हैं इस प्रकार से। दिस इज डिस्क्राइब्ड एज यस क्यूबॉइडल cells with brush border, cuboidal cells with brush border, yes cuboidal cells with brush border। तो इस प्रकार से इट इज अ स्पेस फॉर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। उसके पहले का लेकिन एक सेंटेंस और देख लेते हैं। इट इज लाइन बाय क्यूबॉइडल सेल्स विद ब्रश बॉर्डर मींस माइक्रोविलाई एंड सराउंडेड बाय पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज वाला पार्ट हम बाद में समझाएंगे। देन इट इज अ प्लेस वेयर one other substep is performed and that is selective reabsorption। जैसे कि यहाँ हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला था कि यहाँ कौन सा काम परफॉर्म होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कहाँ? बोमन्स कप में along with glomerulus। which function is performed there? yes अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बोमन्स कप के बाद, मालपिघियन बॉडी के बाद, वो है पीसीटी। तो पीसीटी में कौन सा फंक्शन परफॉर्म होता है? यस सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, है ना। अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या है ना, ये आराम से हम मैकेनिज्म के इसमें ऐसे में समझाएंगे। यहाँ होता है कौन सा काम परफॉर्म? यस सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि बोमन्स कप और ग्लोमेरुलस की मदद से कौन सा काम परफॉर्म होता है, यूरिन मैकेनिज्म की कौन सी स्टेप, तो वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बोमन्स कप का भी सिंपली पूछा तो भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलो, ग्लोमेरुलस का भी सिंपली पूछा तो भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दोनों मिलके पूछा तो भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यस नेफ्रॉन
or uriniferous tubule, you can say, is ultrafiltration that is performed by Malpighian body. What is Malpighian body? Yes, Bowman's cup plus glomerulus, है ना, glomerulus plus Bowman's cup. Bowman's cup is equal to Malpighian body. Malpighian बॉडी है ना, मालपिघियन बॉडी। तो मालपिघियन बॉडी में होता है फंक्शन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और पीसीटी में कौन सा फंक्शन परफॉर्म होता है? यस, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। कौन सा फंक्शन परफॉर्म होता है? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। देन उसके बाद यस नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि आज का हमारा नहीं, अभी थोड़ा सा बाकी है। सो यस due to convulsions, or you can say convolutions, very sorry, due to convolutions or coiling, filtrate flows slowly and remain in PCT for longer duration। तो ये coiling रखने की क्या जरूरत थी, इस पार्ट को coiled करने की रखने की क्या जरूरत थी, उसके पीछे का रीजन बता रहे हैं हम कि इसको कॉइल्ड रखने से क्या होता है कि जो इसके अंदर से बहने वाला जो भी फ्लूइड रहेगा, है ना, उस फ्लूइड का बहने का जो स्पीड है वो स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, कम हो जाएगा। उससे क्या फायदा मिलेगा कि जितना स्पीड यहाँ कम हुआ उतना वो फ्लूइड जो है वो इस बॉर्डर ब्रश बॉर्डर वाले जो सेल्स है, क्यूबॉइडल सेल्स, उनके संपर्क में ज्यादा समय तक रहेगा, और जितने ज्यादा समय तक ये फ्लूइड इन क्यूबॉइडल सेल्स विद ब्रश बॉर्डर वाले जो हमने लेबल दिया हुआ है, इन सेल्स के संपर्क में जितने ज्यादा समय के लिए रहेगा उतना ही एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि इस एरिया में कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाने वाला है? रीएब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ परफॉर्म किया जाने वाला है। और एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है वो रेट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एब्जॉर्प्टिव एरिया और जिस चीज को एब्जॉर्ब करना है वो चीज, ये कितने ज्यादा समय तक एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो जितना ज्यादा संपर्क में ये फ्लूइड रहेगा इन क्यूबॉइडल सेल्स के, उतना ही ज्यादा ये उनमें से चीजों को क्या कर पाएंगे? एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये सेल्स और फ्लूइड इनका संपर्क ज्यादा समय तक रहे, इसलिए इस एरिया को कैसे किया जाता है? यस, कॉइल्ड किया जाता है। और कॉइलिंग की वजह से क्या होता है कि फ्लूइड जल्दी से आगे भाग नहीं जाता, है ना, उसका स्पीड थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा ज्यादा समय के लिए वो इन एब्जॉर्प्टिव सेल्स के संपर्क में रहता है, और एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो अच्छे से होती है। सो यस, फिल्ट्रेट फ्लोज स्लोली and remain in the PCT for longer duration, and this ensures the reabsorption of maximum amount of useful molecules, means the efficiency of selective reabsorption depends on the speed of flowing fluid। तो उसका स्पीड कम करना है, और इसी के लिए इस एरिया में रीनल ट्यूब्यूल को कैसे करके रखा जाता है? कॉइल करके रखा जाता है। ये क्वेश्चन गिव रीजन के लिए भी आ सकता है ना। Why renal tubule in the particular area is highly convoluted or highly coiled and called as PCT, है ना। तो उस एरिया में ये हाईली कॉइल्ड क्यों रहता है? क्योंकि कॉइलिंग करने से स्पीड क्या होता है? फ्लोइंग फ्लूइड का कम होता है, और स्पीड जितना कम रहेगा एब्जॉर्प्शन करने के लिए सेल को उतना ही ज्यादा समय मिलेगा, क्योंकि फास्ट स्पीड अगर रहा तो वो फ्लूइड सेल के संपर्क में ज्यादा देर तक रुकेगा ही नहीं, जब तब चीजों को खींचने के लिए समय नहीं मिलेगा। अगर फ्लूइड और सेल का संपर्क ज्यादा समय के लिए रहता है तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे यूजफुल मॉलिक्यूल्स को वो सेल जो है वो क्या कर सकते हैं? एब्सॉर्ब कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द PCT, मीन्स proximal convoluted tubule। PCT मीन्स यस proximal convoluted tubule। तो ये PCT के बारे में है, यानी कि proximal convoluted tubule के बारे में। अब नेक्स्ट जो है वो है आज का हमारा मेन पढ़ाने जैसा टॉपिक जो था वो है यस लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले यू शेप ट्यूब है। लूप ऑफ हेनले यानी कि एक यू आकार की ट्यूब है। उतना ही पार्ट निकाल रही हूं मैं जितना समझाना है ना। सो तो दिस इज यू शेप ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। ये कौन सा है? ये डिसेंडिंग। और ये कौन सा लिम्ब है? असेंडिंग। यहाँ मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करती हूँ डिफरेंशिएशन के हिसाब से।
सो तो ये है यस डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। दो लिम्ब मिलके एक लूप बन रहा है ना। तो ये यहां से ये यहां तक का है ना, यहां तक का कौन सा है, डिसेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, ये डिसेंडिंग लिम्ब हुआ। और यस यहां से यहां तक का ये कौन सा लिम्ब है, असेंडिंग, ये है यस असेंडिंग लिम्ब, ये है असेंडिंग लिम्ब। तो जहां ऊपर से नीचे की तरफ फ्लूइड बह रहा है वो है डिसेंडिंग लिम्ब, और जहां नीचे से ऊपर फ्लूइड चढ़ रहा है जिस लिम्ब में वो है असेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब प्लस असेंडिंग लिम्ब यस इज इक्वल टू लूप, is equal to loop of Henle. So this is U-shaped tube consisting of descending and ascending limb. Descending limb is thin walled. Descending कैसा है, thin walled है and permeable to water, है ना, यहाँ लिख देती हूँ शॉर्ट में permeable to water, पानी के लिए permeable है ना, पानी के लिए permeable कौन सा, descending. So descending and ascending limb, then among them yes descending limb is thin walled and permeable to water. It is lined with simple squamous epithelium. इसका लाइनिंग कैसा है, सादा है अपना, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है। यस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ है। देन असेंडिंग लिम्ब इज थिक वॉल्ड। असेंडिंग लिम्ब कैसा है, थिक वॉल्ड है। तो मैं उसको तो बारीक थिन नहीं कर सकती थी और ज्यादा, इसको मैं थिक कर देती हूँ। इजी टू डिफरेंशिएट नाउ। यस ये हुई थिक वॉल्ड। यस कौन सा लिम्ब है ये, असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब थिक वॉल्ड है, डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो थिन वॉल्ड है ना, थिन वॉल्ड है। सो इस प्रकार से यस असेंडिंग लिम्ब थिक वॉल्ड है। और थोड़ा थिक कर देती हूँ ताकि ल्यूमेन में जो डिफरेंस है वो भी आपको आसानी से ध्यान में आ जाए। ल्यूमेन ने अंदर की जो खाली जगह है जो फ्लूइड कंडक्शन के काम में आती है वो जगह यानी होती है ल्यूमेन अंदर की। तो उसमें का डिफरेंस भी अभी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में आ रहा है क्योंकि वॉल मैंने कंसिडरेबली थिक निकाले हैं, यहाँ ड्रॉ किए हैं। सो यस लूप ऑफ हेनले में इट इज लाइन विथ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, असेंडिंग लिम्ब इज थिक वॉल्ड एंड इम्परमिएबल टू वाटर। ये कैसा है, यस इम्परमिएबल, इम्परमिएबल टू वाटर है ना, इम्परमिएबल टू वाटर। तो इस इतने एरिया में से ना पानी अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। और जो पहले एरिया ये ड्रॉ किया हुआ है ना, तो इसमें पानी अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। सो परमिएबिलिटी यस कौन से एरिया में है, डिसेंडिंग में, और इम्परमिएबल नेचर कहाँ है, यस असेंडिंग में। ये अच्छे से ध्यान में रखो क्योंकि ये मैकेनिज्म में भी हमारे काम में आएगा। सो यस इट इज लाइन विथ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइनिंग है इसका। अब मैंने डार्क कर दिया है, अब उसके ऊपर कोई दूसरा रंग काम नहीं करेगा क्योंकि हमने ब्राउन कलर लिया है। लेकिन हम जानते हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्रॉ किया है। तो it is lined with simple cuboidal epithelium. Then loop of Henle is surrounded by capillaries called as vasa recta, है ना, वासा रेक्टा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि सराउंडिंग जो कैपिलरीज के लेयर्स है वो हमने पहले इसके पहले पैरा में भी नहीं समझाए थे, मैं एक साथ समझाऊंगी। देन इट्स फंक्शन इज टू ऑपरेट काउंटर करंट सिस्टम। यहाँ कौन सा काम होता है ना, यहाँ कौन सा काम होता है, काउंटर करंट सिस्टम यहाँ काम करती है। अब ये काउंटर करंट सिस्टम क्या है ये तो मैकेनिज्म में ही बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अप टिल देन नाम तो कम से कम ध्यान में रखना ही पड़ेगा। सो काउंटर करंट सिस्टम अ मैकेनिज्म फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, है ना। अब ऑस्मोरेगुलेशन का मैकेनिज्म बोल रहे हैं तो ऑस्मोरेगुलेशन यानी कौन सी दो चीजों का मेनली कॉन्सेंट्रेशन वहां मेंटेन होता है, यस सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका रिलेशन ही उस परमिएबिलिटी और इम्परमिएबल नेचर जो है एक लिम्ब में है ना उससे है। तो इस प्रकार से लूप ऑफ हेनले इज सराउंडेड बाय कैपिलरीज कॉल्ड एज वासा रेक्टा एंड इट्स फंक्शन इज टू ऑपरेट काउंटर करंट सिस्टम, अ मैकेनिज्म फॉर ऑस्मोरेगुलेशन।
मीन्स लिखा हुआ ही है देखो, रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड water balance in body is called as osmoregulation. So very simple definition of osmoregulation you have to remember is that yes, regulation of salt and water balance in the body is called as osmoregulation. Now ascending limb of loop of Henle yes leads to DCT, है ना। अब फंक्शन के बारे में ज्यादा चर्चा यहाँ करनी ही नहीं है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि उसके लिए अलग क्वेश्चन है आगे जाके, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यहाँ हमें बस कौन से एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं फिलहाल? यस, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं। सो इतना ही बस बेसिकली ध्यान में रखना है कि लूप ऑफ हेनले में काउंटर करंट सिस्टम काम करती है किसके लिए? ऑस्मो रेगुलेशन के फंक्शन के लिए। क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन? सॉल्ट और वाटर का यानी पानी का बैलेंस। एंड यस, तो सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। अब पीसीटी जो है ये कंटिन्यू होगा आगे, कहाँ, है ना, कौन से इसमें? यस, पीसीटी जो है वो लूप ऑफ हेनले के बाद, है ना, कंटिन्यू लूप ऑफ हेनले के थ्रू कंटिन्यू होगा आगे डीसीटी में। यानी पहले पीसीटी आया, फिर बीच में लूप ऑफ हेनले आया, और फिर लूप ऑफ हेनले आगे जाके अब कंटिन्यू होगा कहाँ? यस, डीसीटी में। डीसीटी में तो डीसीटी समझाने के लिए हमें और एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो डीसीटी यानी दूसरे नंबर का कॉइल्ड पार्ट है, ये पीसीटी यानी पहले नंबर का कॉइल्ड पार्ट था। डीसीटी और पीसीटी को जोड़ने वाला यू आकार का जो लूप है उसी को हम लूप ऑफ हेनले बोल रहे हैं। तो अब नाउ अबाउट द डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यस, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी वैसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा जैसे कि हमने पीसीटी किया था। एक्चुअली इतना दूर कॉइलिंग नहीं होता है इसका, लेकिन समझाने के हिसाब से ऐसे निकाल रही हूं मैं रफली। तो इस प्रकार से अब ड्रॉ किया हुआ है डीसीटी, है ना। देन yes, a distal convoluted tubule. This is the another coiled part of nephron. Its wall consists of simple cuboidal epithelium. Simple cuboidal epithelium. ये ड्रॉ कर रही हूं मैं, simple cuboidal epithelium. Yes, simple cuboidal epithelium. Yes, then DCT performs tubular secretion और yes augmentation, active secretion। तीन नाम है, एक ही प्रोसेस है, प्रोसेस एक ही है, ट्यूबुलर सिक्रेशन, है ना। दूसरा नाम है उसी प्रोसेस को ऑगमेंटेशन, और तीसरा नाम है यस ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलो या ऑगमेंटेशन बोलो या फिर बोलो एक्टिव सिक्रेशन, एक्टिव सिक्रेशन बोलो। तो पहला हमने एक फंक्शन देखा अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरे नंबर का फंक्शन देखा हमने ट्यूबुलर सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, तीसरे नंबर पे देखा हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म, ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर सॉल्ट बैलेंस, है ना। और अब चौथे नंबर पे यस ट्यूबुलर सिक्रेशन और ऑगमेंटेशन और एक्टिव सिक्रेशन। एक ही प्रोसेस है, एक प्रोसेस के तीन अल्टरनेटिव नाम है यहाँ। देन yes, active secretion in which wastes are taken up from the surrounding capillaries and secreted into the passing urine, है ना। तो आजू बाजू के सेल्स में से जो वेस्ट मटेरियल्स है उन्हें अंदर खींच लेना है। अगर कोई ड्रॉबैक्स शुरुआती पार्ट में रहे होंगे वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के कंसर्न में, उनको सप्लीमेंट्री प्रोसेस से कंप्लीट किया जाएगा और फिर से वो वेस्ट मटेरियल्स जो है वो दूसरे चांस में यूरिन में ऐड किए जाएंगे। तो ये तब तक नहीं समझेगा जब तक हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, है ना। अप टिल देन यू जस्ट हैव टू रिमेंबर अबाउट द नेम ऑफ द फंक्शन परफॉर्म इन यस वेरियस पार्ट्स। सो बोमन्स कप, ग्लोमेरुलस, मालपिघियन बॉडी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, पीसीटी selective reabsorption, loop of Henle, osmoregulation through counter current system. Then yes, DCT, tubular secretion, augmentation और active secretion। तीन में से कोई भी एक नाम ध्यान में रखो। Then DCT helps in water reabsorption, और एक काम यहाँ होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट काम होता है? yes,
वाटर रीएब्जॉर्प्शन, है ना, वाटर रीएब्जॉर्प्शन एंड रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। और किस चीज का रेगुलेशन करना होता है, यस यहाँ यस पीएच का, है ना, पीएच। सो रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। उसके बाद ये जो डीसीटी है, ये डीसीटी आगे नीचे कंटिन्यू होगा एज कलेक्टिंग डक्ट, है ना, एज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट डीसीटी कंटिन्यू होगा कलेक्टिंग डक्ट में, है ना, और कलेक्टिंग डक्ट या फिर उसे कहो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कुछ भी कहो, ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इट इज अ शॉर्ट स्ट्रेट पार्ट ऑफ डीसीटी, है ना, एक शॉर्ट पार्ट है, इस प्रकार से स्ट्रेट पार्ट है डीसीटी से नीचे उतरने वाला। देन yes, short straight part of DCT, collecting tubules reabsorbs water and yes secretes protons, positively charged ions, protons. Then yes, secrete protons. Then collecting tubule opens into collecting duct, है ना। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है वो ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। कैसे, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ, है ना। ड्रॉ करते करते ही ये करना होगा, क्योंकि ये जो ड्रॉ कर रही हूँ ये है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। और ये बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मिलके ये जो बना है ये है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट है। सो कलेक्टिंग डक्ट, देयर आर two types of nephrons in human kidney, cortical nephrons with shorter loop of Henle which extends very little in the medulla, and most of the nephrons are cortical nephrons, and few nephrons have longer loop of Henle that runs deep into the medulla. Yes, these are called as the juxtamedullary, yes sorry juxtamedullary nephrons, है ना। तो दो प्रकार के नेफ्रॉन्स होते हैं ह्यूमन किडनी में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और यस जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ऐसे दो प्रकार के कल लेंगे, ये हमारा कल का टॉपिक है। अ स्मॉल ब्रांच ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म्स पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क अराउंड डीसीटी पीसीटी एंड हेनलेज लूप ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जो मैंने बताया था कि मैं बाद में समझाऊंगी, वो पार्ट भी हम कल लेंगे। ऑल्सो फॉर्म्स लूप शेप वासा रेक्टा अराउंड and loop of Henle of juxtamedullary nephrons. So nephrons are thus responsible for elimination of waste materials and carry out the function of osmoregulation. Then yes, they are responsible for. Then hence are richly supplied with blood. About 1/4 of cardiac output is supplied to the kidneys. देखो यानी हार्ट में से 1 मिनट में जितना ब्लड बाहर पंप होता है उसमें से 25% ब्लड अकेले कौन से ऑर्गन को प्रोवाइड किया जाता है, यस किडनीज को, है ना। Isn't it surprising? So 25% of blood from cardiac output, yes, the quantity of blood that is pumped by heart, yes, during 1 minute time period. So तो उसमें से 25% ब्लड जो है अकेले किडनी को, फिर बाकी बचे हुए 75% में पूरी बॉडी कवर करनी है, ब्रेन है, हार्ट है, बाकी सब ऑर्गन है, लीवर है एंड ऑन। सो किडनी को 25% ब्लड सप्लाई मिलता है। तो बीच के दो जो पैरा है हमारे, वो पैरा हम कल रिवाइज करेंगे और फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। यस, नेक्स्ट टॉपिक जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे एंड फिर उसके बाद हमारा मेन इंपॉर्टेंट ऐसे इस चैप्टर का शुरू होगा, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। सो अप टिल देन वर्क हार्ड एंड बाय बाय बोलो।